हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी के 20 आउट ऑफ 20 टारगेट के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 20 आउट ऑफ 20 टारगेट का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने ओसवाल के सैंपल पेपर में से 10 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हम ओसवाल के उसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के एग्जाम में स्पीड, एक्यूरेसी और कैलकुलेशन, इन तीनों को मेंटेन करने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना कम है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी सैंपल पेपर को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा ओसवाल का सैंपल पेपर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये एक ऐसा सैंपल पेपर है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर लॉन्च किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। मैं पर्सनली इसको इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज करता हूं और इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम टाइम्स फाइनल एग्जाम में देखे गए हैं। सिर्फ वैल्यू का चेंज होता है, बाकी कंटेंट ऐसा होता है कि अगर आपने ये सैंपल पेपर प्रिपेयर कर लिया, इस सैंपल पेपर के जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लिए, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जब आपने इस सैंपल पेपर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया और इसके सारे क्वेश्चंस एक बार देख के सॉल्व कर लिए हुए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सैंपल पेपर एक ऐसा सैंपल पेपर है जिसको परचेज करने के बाद आपको सेपरेट सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी मेन सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर होते हैं वो सारे गिवन है। तो सैंपल पेपर परचेज कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो लेकर आए हैं वो इसी सैंपल पेपर में से लेकर आए हैं। तो ओसवाल के सैंपल पेपर को परचेज कर लीजिए। हमारी वीडियोस का और इस सैंपल पेपर को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ओसवाल के इसी सैंपल पेपर में से रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से क्लास 12th की अकाउंटेंसी के 1 मार्क वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने भी ओसवाल के सैंपल पेपर्स में से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं किया है तो परचेज करिए ओसवाल का सैंपल पेपर और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने 11th क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यानी पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको लेकर ये कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखा जाए, फर्स्ट हमारे पास है पार्टनर की सैलरी, सेकंड है मैनेजर्स कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, सेकंड हमारे पास यहां पर है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन और लास्ट हमारे पास है प्रॉफिट टू पार्टनर्स। अब देखो सिंपल है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ता है। तो पहला सीक्वेंस हमारे पास आएगा सेकंड पॉइंट का। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए मैनेजर्स कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि भाई मैनेजर पार्टनर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें मैनेजर को कमीशन देनी होगी। थर्ड पॉइंट। इसके बाद हमें पार्टनर को उसकी सैलरी देनी है। फर्स्ट पॉइंट। और जब पार्टनर को सैलरी दे दिए तो लास्ट में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्रॉपर सीक्वेंस ये होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो, तो वो भी बहुत आसान है। आपको चेक कर लेना है कि कहां पर आपका सीक्वेंस सही बैठ रहा है। जैसे सेकंड कहां पर है, ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, बचे बी और डी ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए था, थर्ड। तो थर्ड बी वाले में सेटिस्फाइड हो रहा है लेकिन डी वाले में नहीं। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन देखने के बाद ही आप बता सकते हो कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है 12th क्वेश्चन, पावर लिमिटेड इशूड 50 lakh equity shares of 100 each at a premium of 30 per share. So 50 lakh at the rate 100 each plus 30 premium. Half of the premium amount was payable on allotment and remaining half on payable on first call. एप्लीकेशन कितने की है नहीं पता, लेकिन प्रीमियम इसमें हमें नहीं मंगाना है। अलॉटमेंट कितने की है ये नहीं पता, लेकिन इसमें प्रीमियम हाफ मंगाया जाएगा, यानी 30 में से 15 रुपए अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल कितने की है ये नहीं पता, लेकिन बाकी बचा हुआ प्रीमियम हम इसके साथ कॉल करेंगे। नमन टू whom 500 shares were allotted failed to pay the first call and the second and final call. अच्छा, सेकेंड कॉल भी है, वो कितने की है नहीं पता, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं है। तो यहां पर एक पर्सन की बात हो रही है, नमन, जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे। इस नमन ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकेंड फाइनल कॉल पे नहीं की। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की है, इसलिए हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट टू बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पार्टनर शेयर्स की पेमेंट नहीं करता तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, और उन शेयर्स में अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना दिया हो तो वो भी फॉरफिट किया जाता है, यानी उसको भी डेबिट कर लिया जाता है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपको पता है 30 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, जिसमें से 15 रुपए अलॉटमेंट के साथ थे जो वो पे कर चुका है। बाकी बचे हुए 15 रुपए किसके साथ थे? फर्स्ट कॉल के साथ, जो उसने पे नहीं किए। तो जो प्रीमियम हमें पे नहीं हुआ, हमें सिर्फ उसको ही डेबिट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, 500 शेयर्स हैं, 15 रुपए प्रीमियम जो उसने पे नहीं किया, सो ये हमारे पास आ जाएगा 7500 रुपीज। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और ओसवाल का सैंपल पेपर उसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, इफ 50 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 9 called including a premium of 2 is forfeited due to non-payment of first call of ₹2 per share, then share capital will be debited by। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आपको पूछ रहे हैं कि शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट, और उसमें शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब शेयर्स की पेमेंट नहीं होती तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितनी अमाउंट से करते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू से, यानी जितने पैसे हमने मंगवाए हैं। अब यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 9, लेकिन 9 में से 7 ओरिजिनल वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू की उस अमाउंट के साथ जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी 7 रुपीज। सो शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने हैं टोटल? 50, और कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है? 7। सो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा? 50 इंटू 7, 350। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 350। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर सकते हो? आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर 450 आएगा। ऑप्शन में 450 दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख के खुश हो जाओगे कि भाई हमारा आंसर सही आएगा, 450 दिया हुआ है यानी यही आंसर है। सो क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 13th के बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। 1 year's परचेज मतलब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, किसको? लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट को। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 6000। सो फर्स्ट ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 6000। सेकेंड ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर से 2 गुना प्रॉफिट हुआ, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट अब आगे हमें कह रहे हैं एंड द थर्ड ईयर 1.5 टाइम्स, यहां पर टाइम्स लिखा है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में हमें जितना प्रॉफिट हुआ ना 12,000, उसका 1.5 गुना, ये आ जाएगा 18,000। तो सिंपल है, अब हमें इसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 6,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 3, सो 36,000 ये हमारे पास आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 12,000। अब ये 12,000 एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, जो कि 1 है, तो ये 12 ही आएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहे हैं A and B are equal partners with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. As per deed, they are allowed an interest at the rate 8% on capital. So A और B partners है, equal partners हैं, उनकी कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाएगा। तो चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए, अब ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 8%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000। ऐसे ही बी की कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख, इसके ऊपर 8% हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,000। सो दोनों की कैपिटल अगर हम पे करना चाहें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 24,000 आता है। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है 24,000, और क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन हमें ट्रीट करना है या एज अ चार्ज। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या फिर एज अ चार्ज, तो हमें ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना पड़ेगा। एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कितना मांग रहा है, वो कह रहा है मेरे को 16,000 चाहिए और बी कहता मेरे को 8,000 चाहिए। सो इतना तो पैसा नहीं है बिजनेस के पास। इनकी अगर हम रेशो फाइंड आउट करें तो ये आएगी 2:1, यानी जितना प्रॉफिट है उसमें से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 2:1 में। सो कितना आ जाएगा 8,000 एंड 4,000। सो बस हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी 8,000 एंड 4,000। ऐसे ही ऑप्शन में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया हुआ है अ पार्टनर रोहित विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% चार्ज टू हिम विल बी। अब सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि वो 12,000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि पूरे 12 महीने उसने अमाउंट विड्रॉ करवाई होगी 1,44,000। सो 1,44,000 के ऊपर कितने परसेंट, 8%। फॉर हाउ मेनी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का 6.5 होता है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6240। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन शोज डेटर एट 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 25,000। अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में डेटर्स 60,000 के हैं और प्रोविजन जो उसमें से है वह 2,500। अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि डेटर्स में से पहले प्रोविजन माइनस करनी है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं
तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो 60,000 हमारी एसेट है, डेटर है, वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स। और किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल अमाउंट में। उसमें से प्रोविजन माइनस नहीं करनी होती। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं अलग से। सो इस चीज का ध्यान रखो, 60,000 हमारे जो डेटर्स हैं उसमें से 2500 हमें माइनस नहीं करना है। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ डेटर्स ऑफ 10,000 प्रूव्ड बैड, मान लो कि इसमें से 10,000 वाले डेटर्स बैड प्रूव हो जाते हैं और उनसे हम एक भी पैसा रिकवर नहीं कर पाते, और रिमेनिंग डेटर्स जो हैं वो हमें 90% ही पे करेंगे। तो बताओ कितनी अमाउंट हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखनी है? क्रेडिट साइड मतलब इस साइड, मतलब कितने पैसे हमें मिलेंगे डेटर्स में से? सिंपल है, 60 में से 10 तो गए, बचे 50। 50 का 90% हमारे पास आएगा 45,000। तो 45,000 हमें क्रेडिट साइड लिखना है, 45,000 ही हमें रिसीव होगा डेटर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि पार्ट बी में से है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 आर टू बी रिडीम्ड विद इन 12 months ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, दे विल बी अपीयर इन द करंट लायबिलिटीज एज। अब यहां पर हमें ये कह रहे हैं कि विद इन 1 year ये जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो रिडीम किए जाएंगे, यानी इनकी पेमेंट वापस की जाएगी। तो इतना तो पता है कि ये करंट लायबिलिटीज हैं, लेकिन कौन से करंट लायबिलिटीज? क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं? नहीं। क्या ये करंट लायबिलिटीज हैं? नहीं। करंट लायबिलिटीज तो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के अंडर ये कहां रिकॉर्ड होंगे? अदर करंट लायबिलिटीज, यस, अदर करंट लायबिलिटीज में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, ऐसे ही इसका एक और ऑप्शन हमारे पास है। 27th में आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज अ क्रेडिटर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन तो आप 11th में भी पढ़ के आए हो, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्रेडिटर एक एक्सटर्नल यूजर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों देखना चाहता है? क्योंकि सिंपल है, क्रेडिटर इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या ये बिजनेस सही ढंग से चल रहा है, क्या टाइम आने पे ये हमारे पैसे वापस कर देंगे, हमने जो बिजनेस को उधार दिया है क्या वो टाइम आने पे हमें वापस मिल जाएगा। सो टू डिसाइड whether or not the borrowers has the ability to repay the interest and principal on borrowed funds. So इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूसेस करंट रेशियो। अब इस तरह के क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सॉल्यूशन पता क्या है? आप एक इमेजिनरी फिगर ले लीजिए, मान लीजिए कि आपकी करंट एसेट्स जो हैं वो 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी 1 लाख है। ठीक है, अब इन ऑप्शंस को यहां पर अप्लाई करते चलिए, आपको पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन में आपकी करंट रेशियो रिड्यूस हो रही है। ऑप्शन नंबर 1, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी डेट आने पे आपने मान लो 50,000 का बिल्स पेबल था, पे करना था, पे कर दिया, तो पे कैश में किया होगा, यानी आपकी करंट एसेट कम होगी क्योंकि कैश करंट एसेट है। और जब आपने 50,000 दे दिया तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, तो दोनों में से 50-50 कम, तो ये कितना बचा? 1.5 लाख, और ये कितना बचा? 50,000, यानी आपकी न्यू रेशियो एक तरह से कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूसेस करंट रेशियो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, इफ द शेयर कैपिटल ₹4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस 1,50,000, नॉन करंट एसेट्स आर 18 लाख एंड करंट एसेट्स आर 4 लाख, देन प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में हमें फाइंड आउट करनी है।
तो शेयर होल्डर फंड्स में आपका एक तो शेयर कैपिटल आएगा और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स 18 लाख प्लस 4 लाख। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5,50,000 डिवाइडेड बाय 22 लाख मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 25%। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 25%। 29th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, तो सेकंड ऑप्शन एक और हमारे पास है। इसमें हमें पूछ रहे हैं अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन द डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो। यहां पर आपको दो ऑप्शन बताने हैं, यानी एक ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे आपकी डेट इक्विटी रेशियो जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट ओवर इक्विटी, और दूसरा करंट रेशियो आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो इसमें भी आप एक इमेजिनरी फिगर लेके चल सकते हो, जैसे मान लो कि आपकी डेट है 2 लाख और इक्विटी है 1 लाख। सेम करंट एसेट्स आपकी हैं 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस ना रटने लग जाते हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक इमेजिनरी फिगर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक एक पॉइंट रीड करके अप्लाई करो, अगर सेटिस्फाइड होता होगा तो वही इसका आंसर होगा। अब देखो, सबसे पहले हमें कह रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पर आप देख सकते हो डिबेंचर्स यहां के लिए कंसीडर हो गए, फिक्स्ड एसेट्स कहां कंसीडर करेंगे हम? हमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं, करंट एसेट्स के ऊपर इफेक्ट चाहिए था, इसलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रोल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। सेकंड है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश। अब ये हम ट्राई करके देख सकते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर इक्विटी का पार्ट कंसीडर किए जाते हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो हम इसको यहां पर अगर कंसीडर करें तो हमारी इक्विटी कम हो जाएगी और यहां से करंट एसेट्स कम हो जाएंगी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, आप कैश लेके शेयर्स इशू कर रहे हो, तो सिंपल है, आपकी जो डेट है वो तो 2 लाख ही रहेगी, लेकिन आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। मान लो आपने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए, सो पहले ये रेशो 2:1 थी, अब क्या आ जाएगी 1:1। सो डेट की रेशो कम हो गई। यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने कैश के बदले में शेयर्स इशू किए थे, तो आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, तो न्यू रेशो क्या आएगी 3:1। पहले ये 2:1 थी, सो करंट रेशो बढ़ गई, डेट इक्विटी रेशो कम हो गई। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। अब आपको पता होना चाहिए मेजरली कैश फ्लो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्शन डी, इजी था ये क्वेश्चन। सो चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिमेनिंग डिफरेंट चैप्टर्स में से 10 क्वेश्चंस कवर किए, जो कि फाइनल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।